कहानी का ये छठा भाग देखने से पहले इसके पहले पांचों भाग अवश्य देखें। अंजू धारा को वहां बनी एक कोठरी में जबरदस्ती ले गया और उसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश करने लगा। धारा पूरी ताकत से उससे जूझ रही थी। वो सिर्फ देवजीत की थी, उसके अलावा उसे छूने की भी इजाजत नहीं थी किसी को। धारा को संघर्ष करते और हार ना मानते देखकर अंजू ने उसको जोर से दो चांटे मारे, जिससे उसका होंठ कट गया और खून आने लगा। धारा देवजीत के वहां आने तक खुद को बचाए रखना चाहती थी, वो फिर भी उससे जूझती रही। अज्जू ने उसके बाल पकड़कर उसके सिर को दीवार पर दे मारा। उसके सिर पर भी चोट लग गई, जिससे खून बहने लगा था। अब धारा की ताकत खत्म होने लगी थी। वो संघर्ष करते करते थक गई थी। अज्जू ने उसे बालों से पकड़कर वहां पड़े एक पलंग पर फेंक दिया। धारा दर्द से चीख पड़ी थी। अज्जू उसे दबोचने की कोशिश कर रहा था। वो छटपटा रही थी। तभी धारा की नजर अज्जू की कमर में लगे चाकू पर गई। उसने तेजी से उसकी कमर में लगा चाकू निकाल लिया और अज्जू के हाथ पर मारकर बोली, दूर हट जा वरना तुझे मार दूंगी। ये हाथ दूसरों की जान बचाना जानते हैं तो जरूरत पड़ने पर तुझ जैसे कमीनों की जान लेना भी जानते हैं। अज्जू चाकू लगने से तिलमिला गया और गुस्से में बोला, साली मुझको चाकू मारेगी? आज तेरा वो हश्र करूंगा कि तू और तेरा वो पति दोनों किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। देख तेरा क्या हाल करता है ये अज्जू। धारा उस कोठरी के गेट की तरफ दौड़ी तो अज्जू धारा पर झपट कर उसके हाथ से चाकू छुड़ाने की कोशिश करने लगा। उसी टाइम देवजीत और उसकी टीम उस अड्डे पर आ गई। दोनों ओर से गोलियां चलने लगी थी। गोलियों की तड़तड़ आती आवाज धारा के कानों में पड़ी तो वो अज्जू से जूझते हुए देवजीत को हेल्प के लिए आवाज देने लगी। बट वहां गोलियों को शोर इतना था कि उसकी आवाज उस शोर में गुम हो गई। देवजीत गुंडों को मारते हुए बेताबी से धारा को ढूंढ रहा था, पर वो दिख ही नहीं रही थी। रोशन ने उसको कवर किया और बोला, सर आप प्लीज मैम को ढूंढो, हम इनको हैंडल कर लेंगे। देवजीत और अंदर चला गया और धारा को पुकारने लगा। धारा ने उसकी आवाज सुन ली और उसको पुकारने लगी। इस बार धारा की आवाज देवजीत तक पहुंच गई। वो उस कोठरी की ओर दौड़ पड़ा। अज्जू को अपनी हार कबूल नहीं हुई। उसने धारा के हाथ से चाकू छीन लिया। धारा कोठरी का गेट खोलकर सामने से आते देवजीत की तरफ दौड़ने वाली थी कि तभी पीछे से अज्जू ने उसकी पीठ पर चाकू मार दिया। धारा की चीख निकल गई। धारा की चीख सुनकर देवजीत घबरा गया। वो ये नहीं देख पाया था कि अज्जू ने धारा की पीठ पर चाकू मार दिया है, क्योंकि वहां रोशनी भी ज्यादा नहीं थी और अभी कोठरी का गेट खोलकर वो दाखिल ही हुआ था। धारा को पीठ में चाकू मारने के बाद अज्जू ने अपनी गन निकाल ली और देवजीत पर तान दी और बोला, आज तू नहीं बचेगा। धारा चाकू लगने के बाद जमीन पर गिर पड़ी थी। अज्जू देवजीत पर गोली चला था। इससे पहले ही धारा की हालत देखकर देवजीत के होश उड़ गए। उसका खून खौल उठा। उसकी आंखों से अंगार बरसने लगे और गुस्से से उबलते देवजीत ने अपनी गन से उसके सीने में 2 गोली मार दी। अज्जू वहीं ढेर हो गया। अज्जू को मरता देखकर उसके गैंग ने सरेंडर कर दिया। देवजीत ने दौड़कर गिर पड़ी धारा को सहारा देकर बैठा लिया। उसकी पीठ पर लगे चाकू को देखकर देवजीत के हाथ कांप उठे। फिर भी उसने हिम्मत करके धारा की पीठ से चाकू निकाला तो वो चीख पड़ी। देवजीत ने उसको हौसला देते हुए उसके जख्म को कपड़े से बांध दिया, जिससे खून ज्यादा ना बहे, और धारा को गोद में उठा लिया। वो रोशन को वहां सब संभालने को बोलकर धारा को हॉस्पिटल जाने के लिए दौड़ पड़ा। वो बाहर आया तो एक सिपाही ने जल्दी से बाहर खड़ी गुंडों की एक गाड़ी को स्टार्ट कर दिया और एक सिपाही ने गाड़ी का गेट खोल दिया। देवजीत उसको गाड़ी में लेकर बैठ गया और बोला, हॉस्पिटल जल्दी। ड्राइवर ने गाड़ी दौड़ा दी। देवजीत को बहुत घबराहट हो रही थी। उसका दिल बहुत तेज से धड़क रहा था। उसने धारा का सिर अपनी बाह पर रखा हुआ था। उसकी आंखें नम हो रही थी। उसको डर लग रहा था कि वो धारा को खो न बैठे। एक एक पल उसके लिए बहुत भारी हो रहा था। बेचैनी और घबराहट उसके चेहरे से साफ पता चल रही थी। धारा अर्ध बेहोश की हालत में उसकी गीली आंखों और बेचैन चेहरे को देख रही थी। इस दर्द में भी उसे एक सुकून था कि उसका दर्द देवजीत को भी दर्द देता है। देवजीत के चेहरे को देखते देखते कुछ टाइम बाद वो बेहोश हो गई। कुछ समय बाद वो धारा के ये हॉस्पिटल में पहुंच गए, क्योंकि वही सबसे पास था। देवजीत हॉस्पिटल आया तो वहां सिम्मी पहले से ही स्ट्रेचर के साथ तैयार मिली और रोशन ने उसको कॉल कर दिया था। सिम्मी ने देवजीत को घबराते देखा
तो हौसला दिया और बोली, वो ठीक हो जाएगी, हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। वो लोग धारा को अंदर लेकर, जख्म गहरा था तो चिंता तो थी ही। देवजीत फिक्रमंद सा वहीं अकेले खड़ा रह गया। उसकी आंखों से आखिर आंसू बह ही गए अपनी धारा के लिए। देवजीत टेंशन में निढाल सा होकर उधर ही बैठ गया। उसकी आंखें धारा के रूम के डोर पर ही टकटकी लगाए देख रही थी। आज उसको फील हो रहा था कि उसकी मोहब्बत तो चंद रोज में ही कितनी गहरी हो गई थी। देवजीत खुद को ही ब्लेम करने लगा कि अगर धारा के बुलाने पर वो उसके पास चला गया होता तो अज्जू को उसे हाथ भी नहीं लगाने देता। उसे समझना होगा कि धारा उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और उसे उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। कुछ टाइम बाद सिमी बाहर आई तो देवजीत को एक कोने में अकेले बैठे देखा। वो उसके नजदीक जाकर खड़ी हो गई और बोली, डोंट वरी, एवरीथिंग इज फाइन। चाकू ज्यादा डीपली अंदर नहीं गया था तो बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हुआ, बट फिर भी कल तक तो धारा को यहीं रहना होगा बिकॉज जख्म नया है तो बॉडी ज्यादा मूवमेंट करने पर नुकसान ही होगा। एक बार घाव भर जाएगा तो आप ले जाइएगा उसे। देवजीत ने एक डीप ब्रेथ ली और बोला, थैंक यू, क्या मैं एक बार मिल सकता हूँ उससे? सिमी बोली, अभी तो वो मेडिसिन के इफेक्ट से सो रही है, आप सुबह मिल लेना, रात भी काफी हो गई है तो आप भी घर जाकर रेस्ट करें। देवजीत बोला, नहीं, मैं यहीं रुकूंगा उसके पास। सिमी बोली, बट देवजीत ने उसके सामने अपना हाथ कर दिया और बोला, मैं अपना डिसीजन ले चुका हूँ। सिमी गहरी सांस लेकर बोली, ओके। वो वापस लौटते हुए रुक गई और बोली, एक थोड़ा पर्सनल सवाल पूछूं तो आप नाराज तो नहीं होंगे? देवजीत ने उसे देखना शुरू कर दिया बट कोई रिप्लाई नहीं किया। सिमी बोली, उसको चोट लगी तो आपका चेहरा एकदम से मुरझा गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको न जाने कितना दर्द हो रहा है। ये मैरिज तो आपने जस्ट फॉर रिवेंज की थी तो ये ऐसी फीलिंग्स क्यों हैं? देवजीत नाराज हो गया और अपना फेस अपोजिट डायरेक्शन में चेंज कर लिया। सिमी बोली, आई थिंक यू लाइक हर एंड शी लाइक्स टू यू, बट आई एम श्योर कि अगर ये शादी वाला सीन नहीं हुआ होता तो आप दोनों की पक्का लव मैरिज होती। देवजीत ने उसकी ओर नाराज होकर देखा और बोला, लगता है तुम भी बहुत थक गई हो इसलिए अजीबोगरीब बातें कर रही हो। जाकर थोड़ा आराम क्यों नहीं करती? सिमी बोली, जा रही हूँ, टेक केयर। सिमी के वहां से जाने के बाद देवजीत धारा के रूम के अंदर एंटर करने लगा तो वहां मौजूद नर्स बाहर जाते हुए बोली, सर, डॉक्टर धारा के पास मेरी ड्यूटी लगी है, आप इन्हें देख लीजिए, मैं 10 मिनट में लौट कर आती हूँ, फिर आप सुबह आकर मिल लीजिएगा। ये कहकर नर्स चली गई। देवजीत धारा के पास बैठ गया और ध्यान से उसे देखने लगा। उसके सिर पर और होंठ के पास चोट लगी हुई थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। देवजीत को धारा को इस तरह देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। 10 मिनट बाद नर्स वापस आ गई तो देवजीत बिना कोई आर्ग्यूमेंट किए बाहर आ गया। बाहर आकर उसने इंस्पेक्टर रोशन से बात की कि वो उसके बिहाफ पर सारे काम कर ले क्योंकि वो धारा के होश में आने तक वहीं हॉस्पिटल में रुकेगा। वो एक साइड खड़ा होकर सिगरेट पीने लगा। उसकी आंखों के सामने धारा का दर्द से चीखना घूमने लगा। क्या मैं धारा के साथ ज्यादती कर रहा हूँ? क्या मुझे उसे माफ कर देना चाहिए? पर देवांशी के साथ जो हुआ, क्या वो गलत नहीं था? क्या मैं ये समझूं कि धारा ने जो गलतियां की हैं भगवान उसे उसकी सजा दे रहे हैं? देवजीत खुद पर ही झुंझलाने लगा। दिल से नहीं, दिमाग से सोच देवजीत, जो गलत है वो सजा भुगतेगा। दिल इंसान को कमजोर बनाता है और तुम तो पहले ही कमजोर पड़ चुके हो उसके प्यार में। अगर धारा की जगह कोई और लड़की होती तो भी क्या तुम इसी तरह सोचते? देवजीत ने देखा कि उसकी सिगरेट खत्म हो गई है तो वो वेटिंग रूम में जाकर वहां मौजूद बेंच पर लेट गया। सुबह होने पर वे फ्रेश होकर धारा के रूम के अंदर गया तो धारा और सिमी को बातें करते मुस्कुराते देखा। धारा इस टाइम काफी हद तक ठीक ही लग रही थी। सिमी देवजीत को सुनाते हुए धारा से बोली, इन्हें बहुत टेंशन थी तेरी तो पूरी रात यहीं रहे। मैं चलती हूँ, मेरी ड्यूटी खत्म, घर जाने से पहले मिलते हुए जाऊंगी। मैंने डीन सर से बात कर ली है, उन्होंने तुझे 5 दिन की लीव दे दी है। धारा बोली, थैंक्स सिमी, यू आर सच अ स्वीट हार्ट। सिमी मुस्कुराकर उठ गई। रूम से निकलने से पहले उसने देवजीत को बाएं बोला तो उसने भी बाएं बोल दिया। सिमी के जाने के बाद रूम में एक सिस्टर और मौजूद थी जो धारा का पल्स रेट, हार्ट रेट वगैरह चेक कर रही थी। देवजीत बोला, कैसी हो, ज्यादा पेन तो नहीं है? धारा बोली, नहीं, पेन कम हुआ है पहले के कंपैरिजन से, बट तुम घर क्यों नहीं गए? धारा ने सिस्टर को देखा तो 2 सेकंड बाद वो रूम से निकल गई। नर्स के जाने के बाद देवजीत बोला,
मेरी दुश्मनी की वजह से तुम्हें ये सब झेलना पड़ा तो कैसे चला जाता। अभी तुम ठीक हो तो मैं जा रहा हूँ, बहुत काम है। रात रोशन पर ही सब कुछ छोड़ आया था मैं, आज हॉस्पिटल में ही रुको। ये सब तुम्हारे अपने ही तो हैं, तुम्हारा ख्याल रखेंगे ही। फिर भी अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। तुम्हारा मोबाइल भी रोशन को मिल गया है, आते टाइम लेता आऊंगा। देवजीत ने जाने के लिए टर्न किया तो धारा ने उठने की कोशिश की, जिससे उसको पैन हो गया। आउच! उसकी धीमी सी चीख सुनकर देवजीत तुरंत लौटकर उसके पास आ गया। व्हाट्स योर प्रॉब्लम? क्या जरूरत है उठने की? सुकून से लेटी नहीं रह सकती तुम? धारा के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो बोली, क्या मेरा पेन तुम्हें अफेक्ट करता है? देवजीत ने एक सेकंड के लिए उसको घूरा, फिर इनकार कर दिया। धारा बोली, तो गाड़ी में तुम्हारी आंखों में नमी क्यों थी? देवजीत बोला, वो तो कचरा। धारा बोली, तुम्हें नहीं लगता कि ये आइडिया पुराना हो गया है? देवजीत बोला, मैंने सच कहा है, तुम्हारे लिए मैं रोने लगूंगा? इम्पॉसिबल। लगता है सिर में भी चोट लगी है तुम्हें। वो सीधा उसके रूम से बाहर आ गया, पर वो अब बहुत खुश था कि धारा सही सलामत है, लेकिन इमोशनल भी हो गया था, इसीलिए जल्दी से बाहर आ गया, क्योंकि अगर फिर से उसकी आंखें नम हो जाती तो धारा को उसकी फीलिंग्स का पता चल जाता। उधर धारा देवजीत के बारे में सोचने लगी, तो क्या देवजीत ने मेरी सुरक्षा के लिए ही 2 सिपाही लगाए थे? देवजीत ने पूरा दिन खुद को काम में डुबो दिया, बट वो देख भी रहा था कि धारा ने उसको सिंगल कॉल भी नहीं की है। रात में सारे ताम झाम से फ्री होकर वो हॉस्पिटल आया और सीधे धारा के रूम में आया तो पता चला कि वो तो सो रही है। देवजीत वहीं एक तरफ रखी चेयर पर बैठ गया। कुछ टाइम तक उसे देखता रहा, फिर थका होने की वजह से उसे नींद आ गई। दूसरी सुबह जब वो जागा तो देखा कि सिमी धारा के पास बैठी है और दोनों धीमी आवाज में बातें कर रही थी, जिससे देवजीत ना जागे। वो उठा और सिमी से बोला, मैं आज इसे ले जा सकता हूँ ना? सिमी बोली, हाँ, मैंने सीनियर डॉक्टर से बात कर ली है, पेपर्स भी रेडी हैं, काउंटर पर जाकर साइन कर दीजिएगा। वो तेजी से बाहर निकल गया। देवजीत के जाते ही सिमी बोली, धारा, ये पक्का तुझे प्यार करने लगा है। देखा कितना ज्यादा उतावला हो रहा है तुझे घर ले जाने के लिए। धारा बोली, हाँ, तभी तो कल पूरा दिन खबर नहीं ली, क्या मालूम ये प्यार है या सिर्फ हमदर्दी। सिमी चुप हो गई, क्योंकि कंफ्यूज तो वो भी थी। 10 मिनट बाद देवजीत आया और धारा को साथ चलने को बोला। सिमी व्हील चेयर ले आई और धारा को उस पर बैठाने लगी, बट देवजीत ने मना कर दिया कि धारा इस पर नहीं बैठेगी। सिमी बोली, तो फिर कैसे ले जाएंगे आप इसे गाड़ी तक? धारा ने देवजीत को एक सेकंड के लिए देखा, फिर उसे अपनी बाहों में उठा लिया और बोला, ऐसे। सिमी और धारा उसके इस एक्शन से शॉक्ड और हैप्पी दोनों थी। देवजीत ने धारा को बाहर लाकर अपनी गाड़ी में बिठाकर सीट बेल्ट लगा दी और खुद ने भी ड्राइविंग सीट पर बैठकर सीट बेल्ट लगा ली। दोनों घर के लिए निकल गए। धारा को बोर फील हो रहा था, क्योंकि उधर एकदम सन्नाटा था। धारा ने हिम्मत इकट्ठी करके कुछ कहना चाहा, लेकिन देवजीत का मोबाइल रिंग करने लगा। उसने कार एक साइड में लगाकर कॉल पिक की। कैसी हो देवांशी? दूसरी साइड से देवांशी बोली, भैया, मैं आपके घर आई हूँ, लेकिन मालूम चला कि आप 2-3 दिन से घर ही नहीं आए। सब ठीक तो है ना? देवजीत दंग रह गया और बोला, हाँ, सब ठीक है, लेकिन तुम यहाँ कैसे? देवांशी बोली, मैं आपको बहुत मिस कर रही थी, तो रोहित मुझे कुछ दिन के लिए यहाँ ले आए। आप कब तक आओगे? देवजीत बोला, हाँ, मैं बताता हूँ। ये बोलकर उसने कॉल कट कर दी। वो धारा को देखकर सोचने लगा कि अब इसे कैसे घर ले जाऊं। देवजीत ने तुरंत भोला को कॉल की और कहा, एक काम करो, मेरा रूम लॉक कर दो और रोहित देवांशी को उसके अंदर नहीं जाने देना। सभी से बोल दो कि कोई भी उन दोनों को मेरी मैरिज और मेरी वाइफ के बारे में कुछ भी ना बोले। भोला शॉक था, लेकिन क्यों सर? देवजीत बोला, क्योंकि मेरी फैमिली इस मैरिज के लिए एग्री नहीं कर रही थी, तो मैंने उन्हें बिना बताए ये मैरिज की है। मैं घर पर कोई तमाशा नहीं चाहता, तो जाओ, जाकर जल्दी से सभी को बोल दो। देवजीत ने कॉल कट कर मोबाइल वापस पॉकेट में रख लिया और पीठ टिका कर बैठ गया। धारा उसकी दिक्कत समझ गई। क्या देवांशी घर आ गई है? देवजीत बोला, हाँ, रोहित भी साथ है। रोहित मेरी दिक्कत नहीं है, लेकिन देवांशी तुम्हें अगर वहां देखेगी और वो भी मेरी वाइफ के तौर पर, तो वो गुस्से में पागल हो जाएगी। मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता। धारा उसके टेंशन से भरे चेहरे को देख रही थी। वो बोली, कभी न कभी तो ये सच सामने आएगा, और फिर ऐसा ही था तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? देवजीत गुस्से से बोला, तो क्या तुम्हें ऐसे ही जाने देता? हाँ, सच सामने आएगा, लेकिन जब जब मैं इसे सामने लाना चाहूंगा तब।
धारा उसे मोहब्बत भरी निगाहों से देखने लगी और बोली, बहुत प्यार करते हो तुम देवांशी से? उसकी खुशी की इतनी फिक्र है? देवजीत बोला, हाँ बहुत प्यार करता हूँ उससे। उसके दिल में तुम्हारे लिए और तुम्हारे उस भगोड़े भाई सूर्य के लिए कितना गुस्सा है और नाराजगी है वो मैं ही जानता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें वहां देखकर उसे कोई तकलीफ हो। धारा बोली, आई नो कि उसका गुस्सा और नाराजगी वाजिब है। तुम मुझे घर ही ले चलो, मैं उससे माफी मांग लूंगी। देवजीत को देवांशी का सुसाइड अटेम्प्ट याद आने लगा कि कैसे उसका चेहरा लाल हो गया था और सांसें घुट रही थी। वो धारा की तरफ टर्न करके गुस्से से फट पड़ा और बोला, तुम उसके आस पास भी नहीं जाओगी, दूर रहो उससे, वरना अब अगर उसकी आंखों में तुम्हारी वजह से एक आंसू भी नजर आया तो मैं अपनी सारी हदें भूल जाऊंगा, सारी सीमाएं लांघ जाऊंगा। तुम दोनों भाई बहन ने उसे ऑलरेडी बहुत हर्ट कर लिया है, उसे कभी न भरने वाला जख्म दिया है, तो अभी मैं तुम्हारी परछाई भी नहीं पड़ने दूंगा उस पर। बहुत मुश्किल से उसने खुद को दोबारा खुलकर जीने का चांस दिया है। धारणा देवजीत के दिल में खुद के लिए इतना गुस्सा देखा तो उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। वो बोली, तो फिर कहाँ जाऊं मैं? अभी तुम्हारे घर तो नहीं जा सकती। देवजीत थोड़ा शांत हो गया और बोला, मैं सोचता हूँ कुछ। धारा बोली, कुछ मत सोचो, मेरे कबर्ड के तीसरे ड्रॉर में मेरे घर की चाबियां हैं, तुम बस वो कैसे भी करके मुझे अरेंज करवा दो, मैं अपने घर चली जाऊंगी। देवजीत उसके लिए फिक्रमंद हो गया और बोला, लेकिन अभी तुम इंजर्ड हो, वहां अकेले रहना। धारा बोली, जब तुम मेरे साथ होते हो तब भी तो मैं अकेली ही होती हूँ ना। देवजीत से कुछ कहते ना बना, वो चुप हो गया। धारा आगे बोली, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारे और तुम्हारी बहन के बीच ना हो, वो तुम्हारा वेट कर रही है। आई थिंक यू शुड गो देयर, आई विल मैनेज बाय माई सेल्फ। देवजीत बोला, बट मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता, तुम मेरी वजह से इंजर्ड हुई थी। धारा बोली, और मेरी वजह से तुम्हारी बहन इंजर्ड हुई थी, मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। घर की चाबी भी मत अरेंज करवाना, मैं हैंडल कर लूंगी। देवजीत उसकी बात पर कुछ रिएक्ट करता कि वो गाड़ी से निकल गई। देवजीत गिल्ट फील कर रहा था कि धारा को चोट उसकी वजह से लगी, वो उसका ख्याल रखना चाहता था, बट अभी क्या किया जा सकता है। उसने गाड़ी से बाहर आकर धारा को रोकना चाहा, लेकिन वो टैक्सी में बैठकर अपने घर के लिए निकल गई और देवजीत ने अपनी गाड़ी के आगे टायर पर किक मारी। वो अपनी बहन और अपने प्यार के बीच में पिसने लगा था। थोड़े टाइम तक वहीं खड़े रहने के बाद उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से चला गया। धारा अपने घर के बाहर पहुंची और वहीं बैठकर रोने लगी। उसे याद आ रहा था कि किस तरह उसकी देवजीत से फर्स्ट मीटिंग हुई थी। तब उसे क्या पता था कि उसकी लाइफ हमेशा के लिए उसके साथ छूट जाएगी। कुछ टाइम बाद उसने खुद को संभाला और सड़क से ढूंढ कर लाए एक पत्थर के टुकड़े से अपने घर का ताला तोड़कर अंदर चली गई। दूर छिपकर खड़ा देवजीत उसे देख रहा था। जब वो आश्वस्त हो गया कि धारा सेफ है तो वो वापस लौट गया। उसको अकेले छोड़कर वो जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन जाना उसकी मजबूरी भी था। उसे लगा था कि धारा शायद उसकी बातों से हर्ट हुई है, इसलिए रो रही है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि धारा उसकी बातों से इसलिए हर्ट हुई है क्योंकि वो उससे प्यार करती है। देवजीत ने पहले ही धारा के मोबाइल से सिम्मी का नंबर ले लिया था। उसने उसको कॉल किया। हेलो सिम्मी, मैं एसीपी देवजीत सिंह बोल रहा हूँ। सिम्मी बोली, जीजू आप बोलिए ना। सिम्मी के मुंह से खुद के लिए जीजू वर्ड सुनकर देवजीत के दिल में सैकड़ों तरंगे कंपन करने लगी, क्योंकि उसे फील हो रहा था कि सबको पता है कि धारा उसकी है। उसने तुरंत खुद को एडजस्ट किया और बोला, मुझे एक फेवर चाहिए तुमसे। देवांशी घर आई हुई है और अभी वो कुछ दिन यहीं रहेगी। देवांशी घर पर होने की वजह से मैं धारा को अपने साथ नहीं ले जा सकता, तो क्या तुम धारा को अपने साथ ले जा सकती हो? धारा मेरी वजह से इंजर्ड हुई है, लेकिन मैं अभी उसकी देखभाल नहीं कर सकता। एक बात और, उसे ये नहीं बोलना कि मैंने तुम्हें उसके पास भेजा है, वरना वो कुछ गलत मतलब निकाल लेगी। सिमी बोली, ठीक है जीजू, मैं मॉर्निंग में तो उसके साथ रह लूंगी, बट मेरी नाइट शिफ्ट है कुछ दिन, तो तब उसे अकेले रहना पड़ेगा। इट्स ओके, वी विल मैनेज। देवजीत खुश हो गया, कुछ टेंशन तो खत्म हुई। वो अपने घर आ गया और देवांशी रोहित से मिला। वो दोनों हैप्पी कपल दिख रहे थे। देवजीत ने रोहित को अपनी बहन को इतने अच्छे से ख्याल रखने को थैंक्स बोला। रोहित बोला, मैंने ये सब अपनी वाइफ के लिए किया है। देवांशी देवजीत के गले लग गई और बोली, बहुत मिस कर रही थी मैं आपको। देवजीत ने उसको लाड से देखा और पूछा, तुम खुश हो ना? देवांशी बोली, हाँ बहुत खुश हूँ, वो सारी पुरानी कड़वी बातें मैं भूल चुकी हूँ। देवजीत का मुस्कुराता हुआ चेहरा सीरियस हो गया। वो बोला, मेरी कसम। देवांश की झूठी खुशी का नकाब उतर गया। वो बोली,
भैया क्या लेकर बैठ गए हो? हाँ, मैं रोहित के साथ खुश हूँ, बट मेरी वो बुरी यादें भुलाई नहीं भूलती, और मैं तब तक पूरी तरह से खुश नहीं हो सकूंगी जब तक मैं उन दोनों भाई बहन को अपनी मिस्टेक्स की कीमत चुकाती ना देख लूं। मैं उन्हें पेन में देखना चाहती हूँ। देवजीत का चेहरा सख्त हो गया। रोहित बोला, देवांशी, बदला कमजोर लोग लेते हैं, स्ट्रॉन्ग लोग मूव ऑन करते हैं। माफ कर दो उनको। देवांशी बोली, नो वे, मैं उन्हें हरगिज माफ नहीं करूंगी। किसी को कोई राइट नहीं है किसी की भी लाइफ से खेलने का। रोहित बोला, देव तू इसे समझा। देवजीत बोला, शी इज राइट, उन दोनों ने गलत तो किया है। रोहित बोला, तुम दोनों पागल हो। देवजीत बोला, अभी बाद में मिलता हूँ, पुलिस स्टेशन जाना है, लौटने में शायद रात हो जाए या फिर कल सुबह आऊं, पता नहीं। देवांशी बोली, हम वेट करेंगे आपका। देवजीत ने स्माइल किया और चला गया। पूरे दिन चोरों और खूनियों के केसेस देखते देखते रात हो गई। घर निकलने के बाद जब वो अपनी गाड़ी में बैठा तो तभी सिम्मी का कॉल आ गया। वो बोली, जीजू, मैंने तारा को मेरे साथ चलने के लिए बहुत कन्विंस किया, बट वो मानी ही नहीं। मजबूर होकर मैं ही उसके पास शिफ्ट हो गई हूँ। वो सुबह से अपसेट सी है, ठीक से कुछ खाया भी नहीं है। अभी मैं हॉस्पिटल निकल गई हूँ, कल सुबह ही उसके पास जाऊंगी। देवजीत बोला, ओके थैंक यू। वो सोचने लगा कि क्या करे, धारा के पास जाए या देवांशी के पास। नेक्स्ट मोमेंट पर उसने डिसाइड किया कि वो अपनी बहन के पास जाएगा और घर के लिए चला गया। देवजीत घर आ गया और रोहित देवांशी के साथ बैठकर बातें करने लगा, लेकिन दिल कहीं न कहीं धारा के लिए चिंता में उलझा हुआ था, क्योंकि सिम्मी के कहे अनुसार धारा ने ठीक से कुछ खाया भी नहीं था। रोहित और देवांशी के साथ डिनर करने के बाद वो अपने रूम में सोने के लिए आ गया। उसने खाली पड़े बेड को देखा। धारा के बिना वो कितना भद्दा लग रहा था। देवजीत ने सबसे पहले रूम में धारा का सामान उठाकर उसके कबर्ड में रख कर लॉक कर दिया। बेड तो पहले ही उसके दिल की तरह धारा का हो चुका था, इसलिए वो काउच पर ही आकर लेट गया और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा कि वो सो जाएगा तो धारा की फिक्र ही नहीं होगी। पर ऐसे कैसे हो सकता था कि धारा की फिक्र ना करे। धारा अपने घर में थी, लेकिन उसका दिल देवजीत पर ही अटका पड़ा था कि इस टाइम वो क्या कर रहा होगा। वो लोग बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। क्या अपने दोस्त और बहन के आने के बाद उसने मुझे एक बार भी मिस किया होगा? इम्पॉसिबल। कितना बेरहम है वो। मुझे पता है कि मेरी इंट्री देखकर उसको बहुत बुरा लगा था और उसकी आंखें भी गीली हो गई थी, बट उसने एग्री किया ही नहीं और अभी उसने मुझे यहाँ अकेले छोड़ दिया। जानता है कि मैं तकलीफ में हूँ, मुझे चोट लगी है, बट वो मेरी परवाह क्यों करे? क्या उसके दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी फीलिंग्स नहीं है? और एक मैं हूँ जो उसे अपना दिल दे चुकी हूँ। मैं भी गजब ही हूँ। अभी उसके प्यार की तपिश में जल ही रही हूँ और उसे रूठना भी शुरू कर दिया। वो क्यों मनाएगा मुझे? वो नहीं मनाएगा। उसकी नजरों में मैं सिर्फ एक दोषी हूँ। वो लेट गई। उसकी पीठ में अभी तकलीफ थी। इधर देवजीत सोने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसके रूम के डोर पर नॉक हुआ। उसने डोर ओपन किया तो देवांशी थी। वो बोली, सॉरी भैया, आप सो गए थे क्या? देवजीत बोला, नहीं, अभी तो नहीं। देवांशी ने देखा कि देवजीत के काउच पर पिलो और चादर पड़े हुए हैं। वो बोली, भैया आप यहाँ सो रहे हैं? वो बोला, वहां मुझे पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही थी तो मैं इस पर लेट गया। देवांशी और देवजीत साथ बैठकर बातें करने लगे। कुछ टाइम बाद देवांशी कहने लगी, भैया मेरे लिए भाभी ले आओ अब तो। पहले आप कहते थे कि मेरी शादी होने के बाद ही शादी करोगे। मेरी तो जैसे तैसे हो गई शादी, अब आप भी कर लो। कब तक अकेले रहोगे? इतनी सारी लड़कियों के क्रश हो आप, कोई भी एक अच्छी से ढूंढकर हाथ पीले कर लीजिए। देवजीत मुस्कुराने लगा और बोला, मुझे इतनी जल्दी नहीं है शादी की, सोचूंगा। देवांशी बोली, मैंने देख रखी है दो लड़कियां जिन्हें मैं अपनी भाभी बना सकती हूँ। मम्मी पापा ने मुझे सख्त आदेश दिया है कि मैं आपको कन्विंस करके ही लौटूं। रोहित डोर के पास आकर खड़ा हुआ और बोला, मुझे भी बोला है कि अपने साले कम दोस्त ज्यादा को शादी के लिए मनाऊं। देवजीत को धारा की फिक्र होने लगी थी कि हाँ वो हंस रहा है और उधर वो उसकी वजह से चोट खाए बैठी है। देवांशी ने देवजीत को खोया खोया सा देखकर तो समझ गई कि अभी उसका बातें करने का मूड नहीं है। वो खड़ी हो गई और बोली, अभी रेस्ट कीजिए, परसों मैंने विनीता को यहीं बुला लिया है, आप दोनों एक बार मिल लीजिएगा। देवजीत बोला, विनीता? कौन विनीता? रोहित बोला, तेरे मम्मी पापा ने पसंद किए तेरे लिए, तू तो बिजी रहता है इसलिए उसे यहीं बुला लिया। देवजीत गुस्सा होकर बोला, तुम मुझसे मिलने आए हो या मेरी शादी करवाने? मैं नहीं कर रहा शादी। वो शादी कैसे कर सकता था जबकि वो ऑलरेडी मैरिड था और धारा से प्यार भी करता था। देवांशी बोली, बट भैया। रोहित बोला,
देवांशु लीव हिम अलोन, अभी बहुत थका है वो, तो शायद इस तरह रिएक्शन दे रहा है, हम कल बात करेंगे। वो और देवांशी अपने रूम में चले गए। शादी की बात सुनकर देवजीत को धारा की बहुत ज्यादा याद आ गई। उसका दिल धारा के लिए बहुत बेचैन हो गया। अब देवजीत खुद को धारा से दूर रखने के लिए अपने आप को कन्विंस नहीं कर सका। उसे लगा कि अपने इस दिल के सुकून के लिए उसे धारा के पास जाना ही होगा। उसने अपना मोबाइल और गाड़ी की चाबी ली और सीढ़ियों से नीचे जाने लगा। तभी रोहित ने उसे आवाज दी, किधर चला? वो बोला, कुछ अर्जेंट काम आ गया है। देवजीत रोहित के रेस्पॉन्स का वेट किए बगैर ही घर से निकल गया। थोड़े टाइम बाद वो एक फ्रूट सेलर के पास गया और धारा के लिए कुछ फ्रूट्स लिए, क्योंकि सिम्मी ने उसको बोला था कि धारण ढंग से खाया नहीं है। वो कुछ टाइम बाद धारा के घर के बाहर खड़ा था। गाड़ी थोड़ा दूर पार्क की थी, जिससे धारा को उसके आने का पता ना चल जाए। देवजीत एक और बैठ गया और सोचने लगा, उसके आने पर धारा कैसे रिएक्ट करेगी। अगर उसने मेरी फीलिंग्स पकड़ ली तो उसको धारा के घर जाना चाहिए या नहीं। उसने डिसाइड किया कि वो धारा के पास जाएगा। अगर वो कुछ बोलेगी तो कह देगा कि उसे कुछ हो गया तो मैं फंसूंगा, तो इसलिए फ्रूट्स लेकर आया हूँ, वो मेरी फीलिंग्स नहीं पकड़ सकेगी। देवजीत ने नॉक करना चाहा, लेकिन फिर सोचा कि सो गई होगी। पुलिस वाला तो था ही वो, तो किसी के घर में घुसने के सारे पैतरे जानता था। घर के पाइप के सहारे चढ़कर वो उसके घर में घुस गया और उसको देखने उसके रूम में आ गया। धारा जो आंखें खोलकर लेटी हुई थी, उसको उधर देखकर शॉक से उठकर बैठ गई और बोली, तुम सच में यहाँ हो? देवजीत ने बिना किसी तरह का रिएक्शन दिए फ्रूट्स उसके सामने रख दिए और बोला, सिम्मी ने बताया था कि तुमने कुछ खाया नहीं है ठीक से, तो मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स लेकर आ रहा हूँ, खा लेना। धारा बोली, तुम यहाँ सिर्फ फ्रूट्स के लिए आए हो? देवजीत बोला, क्यों, कोई और वजह भी होनी चाहिए थी। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो सभी शक तो मुझ पर ही करेंगे, और मैं खुद पर ऐसा कोई इल्जाम लगवाना पसंद नहीं करूंगा। देवजीत फ्रूट्स लेकर किचन में चला गया, लेकिन धारा के चेहरे पर स्माइल छोड़ गया। वो भी उठकर किचन की तरफ चल पड़ी। हाँ, उसे दर्द तो था, लेकिन देवजीत के आने के बाद वो दर्द बहुत कम महसूस हो रहा था। धारा एक तरफ खड़ी होकर उसको फ्रूट्स काटते हुए देख रही थी। उसकी नजरें देवजीत के हंसी चेहरे पर ठहर गई, लेकिन ये क्या, वो चेहरा तो एकदम सपाट था, कोई फीलिंग ही नहीं थी उस पर। धारा उसे ऐसे देखकर खुश तो बिल्कुल भी नहीं थी। उन चंद शुरुआती मुलाकातों में उसने देवजीत को गुस्सा करते, हंसते हुए और तो और तकलीफ में भी देख लिया था, क्योंकि वो अपनी हर फीलिंग खुलकर शो करता था। लेकिन जैसलमेर के बाद से देवजीत को वो बस ऐसे ही चेहरे के साथ देख रही थी। देवजीत जानता था कि धारा दूर खड़ी होकर उसे ऑब्जर्व कर रही है, लेकिन वो उसे ऐसे शो कर रहा था कि उसे उसकी स्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता है। धारा वापस जाकर रूम में बैठ गई। थोड़े टाइम बाद वहां देवजीत आया और उसके सामने फ्रूट्स की प्लेट रख दी। उसने देखा कि धारा चुपचाप प्लेट को देख रही थी, लेकिन कुछ खा नहीं रही थी। वो बोला, इसे देखती ही रहोगी? देखते रहने से फ्रूट्स खुद ब खुद उठकर तुम्हारे मुंह में नहीं आ जाएंगे, तो बेटर ऑप्शन यही है कि तुम खुद से इन्हें खाओ। धारा बोली, मेरा मन नहीं है। देवजीत बोला, सॉरी, पर ये तुम्हारे मन रखने के लिए नहीं है, पेट भरने के लिए है। धारा ने उसे कोई रिप्लाई नहीं किया, तो देवजीत थोड़ा चिंता में पड़ गया और बोला, क्या ज्यादा दर्द हो रहा है तुम्हें? धारा बोली, ऐसी तो कोई बात नहीं है। देवजीत बोला, तो फिर कैसी बात है? बच्चों की तरह नखरे मत करो, चुपचाप खा लो। धारा ने देवजीत की तरफ देखा और बोली, तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। देवजीत ने अपनी एक आईब्रो को ऊपर उठाकर उसे देखा और बोला, क्या? धारा बोली, हाँ, जब तुम मुझसे नफरत करते हो तो फिर यहाँ क्यों आए? क्या तुम्हें मेरे लिए कुछ फील होता है? देवजीत अपनी चोरी पकड़े जाने के डर से सकपका सा गया और बोला, व्हाट नॉनसेंस, इस सवाल का जवाब मैं दे चुका हूँ और अभी मैं थक गया हूँ, तो बार बार एक ही चीज को रिपीट नहीं कर सकता। मैं तुमसे किसी भी तरह का झगड़ा या बहस नहीं कर सकूंगा, ये सब खत्म करो, मुझे सोना भी है। धार ने उसके चेहरे पर थकान देखी, फिर खुद को कुछ भी कहने से रोककर वो फ्रूट्स खाने लगी। देवजीत उसके सामने रखी चेयर पर बैठ गया। थोड़े टाइम बाद धारा ने फ्रूट्स खा लिए तो देवजीत उठकर उस प्लेट को ले जाने लगा और बोला, अभी सो जाओ। वो रूम से बाहर निकलता कि धारा ने उसे आवाज दी और बोली, कहाँ जा रहे हो? देवजीत बोला, किचन में, और कहाँ? धारा बोली, उसके बाद? वो बोला, अपने घर जाऊंगा। धारा बोली, आज की रात मेरे पास नहीं रुक सकते, मुझे बहुत अकेलापन फील हो रहा है। देवजीत बोला, अपने अकेलेपन का साथी तलाशने से बेहतर है कि खुद अपना साथी बनो, इसलिए बेहतर होगा कि अपनी कंपनी एंजॉय करना सीखो। मैं कोई एंटरटेनर नहीं जो मन लगाऊं।
धारा ने आंसुओं से भरी आंखों को पलके झुकाकर छुपा लिया और बोली, मैं मैनेज कर लूंगी। देवजीत ने उसका लटका मुंह देखा तो रियलाइज हुआ कि यहाँ वो ज्यादा रूड हो गया था। देवजीत किचन में गया और प्लेट साफ करके वहां एक साइड रखकर जब वो वापस आने लगा तो जाते जाते उसने अपने आंसुओं को पोंछती धारा को देख लिया। वो बेड पर लेटने की कोशिश कर रही थी पर बैक पेन शायद ज्यादा था जिसकी वजह से वो लेट नहीं पा रही थी। देवजीत वहां आकर उसको लेटने में हेल्प करने लगा तो अचानक से धारा ने लेटने से इनकार कर दिया। देवजीत बोला, क्या हुआ? धारा बोली, मुझे ऐसे नहीं सोना करवट लेकर, मुझे इरिटेशन हो रही है ऐसे। वो बोला, अगर ऐसे नहीं सोगी तो फिर कैसे लेटोगी? धारा बोली, आई डोंट नो बट अभी ऐसे नहीं सोना। देवजीत ने याद किया कि जब उसको एक बार पीठ पर चोट लगी थी तो वह ऐसे ही परेशान हो जाया करता था, बट अभी क्या किया जाए? देवजीत को एक प्लान सूझा। उसने अपना मोबाइल और चाबी निकालकर एक तरफ रख दिया और बेड पर पीठ लगाकर लेट गया। उसने धारा को अपने ऊपर लिटा लिया जैसे कोई मदर या फादर अपने छोटे बेबी को अपने ऊपर पेट के बल सुला लेते हैं। दारा उसके इस स्टेप से शॉक्ड रह गई। देवजीत ने उसके सिर को अपने सीने पर रख लिया और उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया जिससे वो नींद में इधर उधर ना गिरे। बट उसने ये भी ध्यान दे रखा था कि वो उसकी एंट्री को ना चढ़े। धारा ने भी उसकी कमर के आसपास अपने हाथों का घेरा बना लिया। वो तो इमेजिन ही नहीं कर पा रही थी कि देवजीत के साथ वो इस तरह से सो रही है। धारा बार बार देवजीत को देखने के लिए सिर उठा रही थी तो देवजीत बोला, ये हिलना डुलना बंद करो, खुद भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। धारा ने तुरंत आंखें बंद कर ली। दोनों ही बड़े आराम से एक दूसरे की बाहों में सो गए। दूसरी सुबह धारा की आंखें खुली तो उसे याद आया कि वो देवजीत की बाहों में है। उसने अपना चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा तो वो अभी तक सो रहा था। धारा ने अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहा बट इस डर से कि देवजीत ना जाग जाए उसने पीछे कर लिया। धारा ने खुद पर थोड़ा सा कंट्रोल किया बट उससे रहा ही नहीं गया। उसने अपने हाथ को देवजीत के चेहरे के सामने हिलाया लेकिन उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। धारा बड़े ही आराम से उसके चेहरे को अपनी उंगलियों से छूने लगी और सोचने लगी, कितने हैंडसम हो तुम, पर कभी मौका नहीं देते खुद को तसल्ली से देखने का। जब देखो गुस्सा करते रहते हो, अंगार हो बिल्कुल। देवजीत को अपने चेहरे पर जब किसी के टच करने का एहसास हुआ तो उसकी नींद में खलल पड़ गई। उसे हिलते हुए देखकर धारा ने फुर्ती से अपनी आंखें बंद कर ली। देवजीत ने अपनी आंखें खोली तो धारा को सोता पाकर उलझन में पड़ गया। वो सोचने लगा, अगर ये सो रही है तो फिर मुझे टच कौन कर रहा था? उसने धारा को एक साइड आराम से लेटाया और खुद वॉशरूम में चला गया। थोड़े टाइम बाद बाहर आया और वहां से जाने लगा कि धारा ने उसको आवाज दी और बोली, आज फिर से आओगे ना? वो बोला, मेरे पास और भी बहुत से काम है, मैं नहीं आ सकता। मुझे अपना बचा टाइम देवांशु और रोहित को भी देना है। सिमी आती होगी, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर देवजीत चला गया और धारा मुंह लटकाकर बैठ गई। देवजीत अपने घर आया तो देवांशी ने बताया कि विनीता कुछ दिन बाद आएगी। देवजीत ने देवांशी को नाराज होकर देखा और बोला, मैं नहीं मिलने वाला हूँ किसी से। देवांशी बोली, आपको मेरी कसम, एक बार मिल तो लेना। देवजीत उसकी कसम नहीं तोड़ सकता था। सोच लिया कि वहां जाकर मना कर देगा। 4 दिन हो गए थे धारा को देवजीत का वेट करते हुए बट वो नहीं आया। धारा ने चलना फिरना शुरू कर दिया था। देवजीत अमन मारकर धारा के पास नहीं जा रहा था कि कहीं वो उसे और न चाहने लगे, बट वो मिस भी तो बहुत कर रहा था धारा को। धारा घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी तो उसने डिसाइड किया कि वो थोड़ा बाहर घुमाती है। देव ने सही तो बोला था इस मामले में कि खुद की कंपनी इंजॉय करना सीखो। उस रोज उसने मुझ पर थोड़ी दया क्या दिखा दी। मैं तो पता नहीं क्या क्या समझ बैठी कि शायद वो भी मुझे लाइक करता है। अगर ऐसा कुछ था तो वो मुझे एक कॉल तो कर ही सकता था। ठीक है, तो मैं भी तो नहीं करूँगी। क्या बीवी कुछ नहीं होती? मैं पहले से बेहतर हूँ तो खुद ही अकेले घूमने जा सकती हूँ। इस तरह के ख्याल उसके माइंड को डिस्टर्ब कर रहे थे तो धारा रेडी होकर घर के गेट तक पहुंची कि बाहर से किसी ने गेट नॉक किया। धारा ने टाइम देखा और बोली, आज तो सिमी की नाइट शिफ्ट है, तो फिर कौन आया? उसने गेट खोला तो सामने देवजीत खड़ा था। उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही धारा अभी 2 मिनट पहले वाला सारा गुस्सा भूल गई और एक डीप ब्रीथ लेते हुए सोचा, ये इतना हैंडसम क्यों है? कभी कभी तो मन करता है कि इसे देखती ही रहूं। ये इस तरह देखता है तो पेट में ज्वालामुखी फट पड़ता है। ओह गॉड, ये मैं क्या सोच रही हूँ और इसे ही क्यों घूर रही हूँ? धारा ने फुर्ती के साथ खुद को एडजस्ट कर लिया और बोली, तुम यहाँ?
देवजीत ने उसे कहीं बाहर जाने के लिए रेडी देखा तो उसके माथे पर शिकन आ गई और बोली, क्या तुम कहीं बाहर जा रही थी? धारा बोली, हाँ बस यूं ही थोड़ा घूमने। देवजीत थोड़ा गुस्से में आ गया और बोला, तुम भूल गई हो क्या कि तुम्हें चोट लगी है? धारा ने मन में कहा, हाँ जैसे तुम भूल गए थे। देवजीत ने कोई जवाब नहीं पाया तो सख्त आवाज में कहा, मैंने कुछ पूछा है? वो बोली, मैं अब ठीक हूँ, घर में अकेले पड़े पड़े बोर हो रही थी तो बस थोड़ा मूड फ्रेश करना चाहती थी, तुम आओ ना अंदर। धारा वापस लौट पड़ी। देवजीत उसके पीछे घर के अंदर आ गया। वो खुश था कि धारा ने रिकवर कर लिया, वरना उसको पैन में देखना देवजीत के लिए तकलीफ दे था। धारा के पीछे चलते हुए वो रूम में आ गया। धारा खुश होकर उसे देख रही थी, बट देवजीत उससे नजर भी नहीं मिला रहा था। वो बस उसे छोड़कर रूम में हर जगह देख रहा था। धारा ने ही बात शुरू की। वो बोली, अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर। उसने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। धारा बोली, कुछ काम था? वो बोला, नहीं। धारा बोली, तो फिर यहाँ कैसे आना हुआ? देवजीत ने उसकी बात का जवाब ना देकर उससे पूछा, क्या देवांशी घर चली गई? धारा बोली, नहीं। दोनों फिर खामोश हो गए। देवजीत को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे कहे कि आज वो खुद को उसके पास आने से रोक ही नहीं पाया। वो बोला, तुम कहीं बाहर जा रही थी, चलो मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। धारा बोली, मैं खुद चली जाऊंगी, इट्स ओके। देवजीत ने उसकी तरफ देखा तो धारा को उस पर प्यार आ गया। वो बोली, तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। देवजीत ने थोड़ा सोचा, फिर हाँ कहना चाहा कि तभी उसका मोबाइल रिंग करने लगा। उसने अपनी पॉकेट से निकाल कर देखा तो देवांशी की कॉल थी। वो बोली, हेलो भैया, किधर हैं आप? देवजीत ने धारा की तरफ देखा जो उसको ही देख रही थी। वो बोला, किसी काम में व्यस्त था, तुम कहो क्या बात है? देवांशी बोली, भैया क्या करते हो आप? मैंने कहा तो था सुबह कि विनीता आ रही है और हम डिनर के लिए रेस्टोरेंट में मिलने वाले हैं, कब से वेट कर रहे हैं हम आपका, बट आप अभी तक नहीं आए। देवजीत ने फ्रस्ट्रेशन में अपनी आंखों को बंद कर लिया। वो बोला, देवांशी, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। देवांशी बोली, आई नो, बट आपको मैंने कसम दी थी अपनी, तो अभी आप डिसाइड करो कि क्या करना है आपको। देवजीत ने बोलने के लिए मुंह खोला कि दूसरी साइड से देवांशी ने कॉल कट कर दी। उसने एक डीप ब्रीथ ली और धारा से कुछ भी बोले बगैर वहां से चला गया। धारा उसको खुद से दूर तो नहीं जाने देना चाहती थी, बट रोकने पर क्या वो रुक जाएगा, ये सोचकर उसने कुछ नहीं कहा। देवजीत मन मार कर रेस्टोरेंट में पहुंचा तो वहां देवांशी और रोहित के साथ एक लड़की को बैठे देखा। ये विनीता थी। विनीता तो उसको देखकर ही इम्प्रेस हो गई। देवांशी ने उसको टीज किया, क्यों, है ना मेरा भैया हीरो? विनीता बोली, तू सही थी, इसे ना बोलने का तो सवाल ही नहीं उठता, मेरी तरफ से तो हाँ है। देवांशी खुश हो गई और बोली, अभी भैया भी हाँ बोल दे तो चट मंगनी पट ब्याह हो जाएगा। देवजीत अपना कोट उतार कर चेयर के पीछे टांग कर उन तीनों के साथ बैठ गया। देवांशी ने देवजीत और विनीता को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाया। देवजीत चुपचाप बैठकर अपना डिनर करने लगा। वो विनीता की तरफ देख भी नहीं रहा था, बट विनीता को उसके अलावा कोई नजर नहीं आ रहा था। वो देवजीत से जो भी सवाल पूछती वो उसका जवाब दे देता। इत्तेफाक से थोड़े टाइम बाद धारा भी उसी रेस्टोरेंट में आ गई, क्योंकि आज उसका भी मन था कि थोड़ा स्पाइसी खाना खाए। धारा उनसे दूर एक टेबल पर बैठ गई। वो वेटर का वेट करते हुए चारों तरफ देख रही थी कि उसे देवजीत, रोहित, देवांशी और वो लड़की दिख गए। धारा उन्हें देखकर थोड़ा पीछे खिसक गई और बोली, ओह गॉड, ये लोग भी यहाँ हैं। अगर देवांशी ने मुझे यहाँ देख लिया तो हंगामा ना करते और देवजीत भी ये ना समझे कि मैं जानबूझकर उसे फॉलो करके यहाँ पहुंच गई हूँ। वो उठी और उन लोगों की नजरों से बचकर वहां से बाहर निकल गई। देवांश ने देवजीत को चुप देखा तो समझ गई कि वो उसकी कसम के चलते तो आ गया है, बट वो मैरिज में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। देवांशी बोली, विनीता, तुम और भैया बाहर जाकर अकेले में थोड़ा टाइम स्पेंड क्यों नहीं करते, एक दूसरे को अच्छे से समझ सकोगे। देवजीत ने उसे नाराज होकर देखा तो देवांशी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर धीरे से कहा, प्लीज भैया। देवजीत बिना विनीता का वेट किए बाहर चला गया। देवांशी ने विनीता को सफाई दी, भैया भी शादी नहीं करना चाहते, बट तुम उन्हें इम्प्रेस करने का भी ट्राई तो कर ही सकती हो, मैं भी वो अपना मन बदल ले। विनीता बोली, आई विल ट्राई माई बेस्ट। देवजीत रेस्टोरेंट के बाहर गार्डन में एकांत जगह पर आकर खड़ा हो गया। वहां इस समय कोई नहीं था, वो बस कुछ देर सुकून चाहता था। विनीता भी रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर देवजीत के पास आ गई। अपनी गाड़ी को स्टार्ट करती धारा की नजरें जब उन दोनों पर पड़ी तो उसने इंजन ऑफ कर दिया और उन दोनों को देखने लगी।
वो लड़की उसके देव से बात करते वक्त कभी उसके कंधे तो कभी हाथ को बार बार टच कर रही थी। और ये गुस्ताखी धारा डाइजेस्ट नहीं कर सकी। वो गाड़ी से निकलकर उनकी तरफ चली ताकि सुन सके कि वो क्या बातें कर रहे हैं। इससे वो उस लड़की का देवजीत के साथ रिलेशन फाइंड आउट कर सकती थी। विनीता देवजीत को इम्प्रेस करने में लगी पड़ी थी। यू नो वॉट, यू आर डैम हॉट। आई कांट बिलीव कि मेरी शादी तुमसे होने वाली है। और मुझसे शादी कर लो, हमेशा खुश रखूंगी तुम्हें। इतना प्यार दूंगी कि तुम मुझसे दूर जाने का सोच भी नहीं सकोगे। देवजीत ने उसकी तरफ देखा और बोला, विनीता, मैं ये शादी नहीं कर सकता। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। विनीता को उसकी बात नागवार गुजरी। उसे देवजीत को अपने नजदीक खींच लिया और बोली, बट वाई? क्या कमी है मुझ में? मेरी आंखों में देखो, तुम्हें अपने लिए प्यार ही प्यार दिखेगा। देवजीत ने उसे देखा तो उसको विनीता की जगह धारा दिखाई देने लगी। वो शॉक्ड हो गया कि ये यहाँ कैसे आ गई। उसे खोया सा देखकर विनीता ने उसके चेहरे को अपने बहुत पास कर लिया और उसकी गर्दन को टच करने लगी। देवजीत के लिए वो इस वक्त धारा थी। उसके टच से वो पिघलने लगा और उसकी आंखें बंद होने लगी। इधर रोहित देवांशी को समझाने लगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमको देवजीत के साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। वैसे ही तुम्हारी शादी में खूब तमाशा हो लिया है, तो इस बार एहतियात बरतो। देवांशी बोली, अब बरत रही हूँ, आप टेंशन मत लो। रोहित बोला, बट मुझे ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा। उधर बाहर विनीता ने जैसे ही देवजीत के अधरों के पास आकर कुछ करना चाहा कि धारा ने उसका हाथ पकड़कर एक और खींचकर उसे अपने देवजीत से दूर कर दिया। विनीता ने शॉक्ड होकर धारा की तरफ देखा जो गुस्से में उसे देख रही थी। धारा गुस्से में बोली, देव के पास आने की दोबारा कोशिश भी की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तुमने उसे टच भी कैसे किया? देवजीत ने धारा की आवाज सुनकर आंखें खोली तो वो उसे अपने करीब खड़ी दिखाई दी जो विनीता को डांट रही थी। धारा ने अभी टर्न करके देवजीत को देखा और उसके चेहरे को अपने हाथों में ले लिया और बोली, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? कैसे परमिशन दे दी उसे खुद के नजदीक आने की? तुम उसके टच को कैसे एंजॉय कर सकते हो? देवजीत ने शॉक्ड होकर विनीता को देखा और धारा की तरफ मुड़ा। तो क्या वो तुम नहीं? वो अपनी कही बात को पूरा कह पाता कि बाहर आए रोहित और देवांशी धारा को देवजीत के करीब खड़े होकर उसका चेहरे थामे देखकर शॉक्ड हो गए कि ये लड़की धारा यहाँ क्या कर रही है और क्यों देवजीत को ऐसे पकड़े हुए हैं। उन दोनों ने धारा को देवांशी और सूर्य की शादी के फंक्शंस के टाइम देखा था तो उसको पहचानते थे। देवजीत को अब फील हुआ कि जिसे वो धारा समझ रहा था वो विनीता थी। इट मीन्स वो विनीता को खुद को किस करने दे रहा था। शिट, धार ने ना जाने क्या सोचा होगा उसके बारे में। विनीता देवांशी के पास आई और बोली, कौन है ये पागल लड़की जो मेरे और देवजीत के बीच में आ गई और मुझे धमकी भी दे रही है कि मैं उससे दूर रहूं। देवजीत ने देवांशी और रोहित को देखा तो धारा के हाथ अपने चेहरे से दूर हटा लिए। धारा ने ईर्ष्या से जलती आंखों से विनीता को देखा और गुस्से में बोली, पहले तुम बताओ कि किस अधिकार से तुमने देव के पास आने की जहमत उठाई? विनीता बोली, हम दोनों की शादी की बात चल रही है। हम एक साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते थे बट तुमने सब बिगाड़ दिया और ये तुम्हारे लिए कब से देव हो गया। धारा ने शॉक्ड होकर देवजीत को देखा और उसकी शर्ट की कॉलर पकड़कर खींचते हुए चीखी, ये क्या बोल रही है? तुम शादी कर रही हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? देवजीत बोला, अभी यहाँ से जाओ धारा, हम बाद में बात करते हैं। तब तक देवांशी दौड़कर देवजीत और धारा के पास आ गई और धारा को देवजीत से दूर कर दिया और बोली, दूर रहो मेरे भैया से। अब पहले तुम्हारे उस सूर्य ने मुझे बर्बाद किया और अब तुम मेरे भैया को फंसाने की कोशिश कर रही हो। अगर मैं अपने भैया की शादी कराना चाहती हूँ तो तुमको क्या प्रॉब्लम है? कहीं तुम मेरे भैया को तो अपने झूठे प्यार के जाल में नहीं फंसा रही ना? देवांशी ने देवजीत की ओर देखा जो उसे शांत रहने को बोल रहा था क्योंकि उसने देख लिया था कि देवांशी बहुत पैनिक हो गई थी। देवांशी बोली, आप दोनों के बीच कुछ चल रहा है क्या भैया? क्या मेरे साथ इतना बुरा करने के बाद भी इसलिए आपने इन लोगों को यूं ही जाने दिया था बिकॉज आप दोनों का अफेयर चल रहा था? देवजीत ने गुस्से से अपनी आंखों को बंद कर लिया और बोला, जैसे स्टॉप इट देवांशी, ऐसा कुछ भी नहीं था। तुम कुछ भी नहीं जानती हो तो चुप रहो। रोहित, तू लेके जाइए आने से यहाँ से। रोहित देवांशी को लेकर जाने लगा बट उसने इनकार कर दिया। वो गुस्से में बोली, नहीं जाना मुझे कहीं। और धारा, तुम मेरे भैया पर नजर रख रही हो ना तो याद रखो मैं तुम्हें तुम्हारे मंसूबे में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं अपने भैया की लाइफ में तुम्हें कभी नहीं आने दूंगी। तुम किस हक से बोल रही हो कि तुम मेरे भैया की शादी नहीं होने दोगी? धारा बोली, देवांशी तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह ठीक है बट मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ भी नहीं किया।
जो किया उसमें सबकी ही भलाई थी। देवजीत की शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। देवांशी चिढ़कर बोली, अब तो मैं अपने भैया की शादी विनीता से ही करवाऊंगी। देखती हूँ कि तुम क्या कर लेती हो। भैया, आप विनीता से शादी करोगे ना? अभी हाँ बोलकर इस लड़की के मुंह को हमेशा के लिए बंद कर दीजिए। देवजीत बोला। देवांशी, चलो यहाँ से, हम घर चलकर बात करते हैं प्लीज। देवांशी चीखी, नहीं, आप पहले इस शादी के लिए एग्री कीजिए। देवांशी बार बार उससे विनीता से शादी करने के लिए हाँ बोलने की जिद करने लगी तो देवजीत गुस्से में बोला, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड कि मैं नहीं कर सकता शादी। देवांशी बोली, क्यों नहीं कर सकते शादी आप? बोलिए। देवजीत चुप हो गया। दूसरी तरफ खड़ी धारा देवजीत की चुप्पी देखकर डर गई कि कहीं वो सच में विनीता से शादी ना कर ले। उसे खोने के डर से धारा बोली, क्योंकि देव ऑलरेडी मैरिड है। ये बात सुनकर विनीता देवांशी के साथ साथ रोहित के शरीर में भी कंपन सा उत्पन्न हो गया। देवजीत ने नाराज होते हुए धारा को देखा। देवांशी ने उन दोनों को एक दूसरे को देखते हुए देखा तो डरते हुए बोली, किससे शादी की है भैया आपने और कब? हमें बताया क्यों नहीं? प्लीज ये मत कहना कि आपने इस लड़की से शादी की है। देवजीत ने एक डीप ब्रीथ ली और बोला, देवांशी मेरी बात। देवांशी बोली, पहले आप कहो कि किससे शादी की है आपने। देवजीत ने बिना कुछ बोले धारा को देखना शुरू कर दिया। देवांशी को उसके सवाल का जवाब मिल चुका था। वो रोती हुई उधर से चली गई और रोहित भी उसको संभालने के लिए उसके पीछे चला गया। विनीता का वहां रुकने का भला क्या काम था, तो वो भी निकल गई। देवजीत ने दौड़कर देवांशी को रोकना चाहा। देवांशी मेरी बात तो सुनो, लेकिन वो रोहित को साथ लेकर निकल गई। देवजीत दौड़कर वापस आया और धारा की तरफ देखे बिना ही अपनी गाड़ी में बैठकर उनके पीछे चला गया। धारा सच ऐसे सामने नहीं लाना चाहती थी, बट वो देवजीत को खोने के डर से कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाई कि किस तरह से सच सामने आए। देवजीत के जाने के बाद वो भी मायूस घर लौट गई। देवजीत अपने घर आया तो रोहित मिला और बोला, देव ये सब क्या है? अभी देवांशी ने भी खुद को रूम में बंद कर लिया है। देवजीत ने भोला और बहादुर को घर से बाहर जाने के लिए बोल दिया क्योंकि उसका पर्सनल मैटर है, और फिर देवांशी के रूम का दरवाजा पीटने लगा। देवांशी, लिसन टू मी, मैंने जो किया उस सूर्य से बदला लेने के लिए किया। देवजीत ने सारी बात कन्विंस कर ली कि क्यों उसने धार से शादी की। कुछ टाइम खामोशी के बाद देवांशी रूम से बाहर निकलकर देवजीत के गले लग गई। प्लीज भैया, आप उसे डिवोर्स दे दो, क्योंकि मुझे पता है कि वो लड़की बहुत ही स्मार्ट है। वो आपको अपने प्यार के नाटक में फंसाकर मुझसे दूर कर देगी। मैंने देखा है उसकी आंखों में वो कितना पजेसिव है आपके लिए। वो आपको मुझसे छीन लेगी। मुझे नहीं चाहिए बदला, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। देवजीत बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उसे इतनी जल्दी रिहाई नहीं दूंगा। उसने जो तुम्हारे साथ किया वही उसके साथ होगा। देवांशी बोली, नहीं, आप बस डिवोर्स दीजिए उसे, कहीं आप खुद भी तो उसे लायक नहीं करने लगे। देवजीत बोला, क्या बोले जा रही हो तुम? देवांशी बोली, प्लीज भैया प्लीज, मैंने देखा है उसकी आंखों को, वो चाहने लगी है आपको। देवजीत ने रोहित को देखा और कहा, इसको हैंडल करो, और देवांशी अभी पैनिक होना बंद करो और प्लीज फॉर गॉड सेक सो जाओ, हम मॉर्निंग में डिस्कस करेंगे, ओके? देवांशी बोली, बट भैया। देवजीत बोला, मैंने कहा ना कि कल बात करेंगे। रोहित वापस देवांशी को रूम में ले गया। देवजीत को धारा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उसके घर के लिए निकल गया। उसकी आंखों में नमी थी। देवांशी की धारा को डिवोर्स देने वाली बात सुनकर उसका दिल ही टूट गया था। उसे शायद पहले ही इस बात का इल्म था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए वो चाहता था कि ऐसी सिचुएशन में सच बताए कि डिवोर्स वाली बात ना आए, पर हुआ वही जिसका डर था। धारा कपड़े चेंज करके अपने रूम में मुंह लटकाए बैठी रो रही थी। उसे देवजीत की फिक्र थी कि वो कैसे देवांशी को हैंडल करेगा कि तभी गेट पर बहुत तेज आवाज में नॉक होने लगा। धारा को पता था कि ये देवजीत है। उसने डरते हुए गेट खोला तो देवजीत सीधे उसे कोने से पकड़कर घर के अंदर रूम में ले आया और दीवार से सटाकर उसके सामने खड़ा हो गया और गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, मैंने बोला था तुम्हें कि तुम किसी को भी हमारी शादी का सच नहीं बोलोगी। धारा भी गुस्से में हो गई और बोली, तो क्या तुम्हें किसी और लड़की के साथ रोमांस करने देती? तुम तो उससे शादी की प्लानिंग कर रहे थे। देवजीत बोला, ऐसा कुछ भी नहीं था। धारा ने उसे खींचकर खुद के नजदीक कर लिया और बोली, ऐसा नहीं था तो वो लड़की तुम्हारे इतने क्लोज कैसे आ गई? तुमने मना क्यों नहीं किया? तुम पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है देव, कोई भी तुम्हें इस तरह से छू नहीं सकता। तुम मेरा अधिकार कैसे उस लड़की को दे रहे थे? ये मत सोचना कि तुम हर बार अपनी चुरा सकते हो। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती। देवजीत गुस्से में तमतमाया।
मेरी बीवी की तरह पेश आना बंद करो। धारा ने उसके चेहरे को अपने हाथों में ले लिया और बोली, मैं तुम्हारी बीवी ही हूँ। तुमसे हर सवाल जवाब का अधिकार है मेरा। देवजीत बोला, बिहेव योरसेल्फ। धारा, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। मैंने तुम्हारे साथ बाहर जाने से मना करने के बावजूद तुम मेरे ही पीछे वहां आ गई और सारा तमाशा किया। मैं तुम्हारा सर्वेंट नहीं जो तुम्हारी हर बात मानूं। देवजीत ने उसके हाथ अपने चेहरे से हटा दिए और बोला, मत छुआ करो मुझे। धारा ने एक बार फिर उसके चेहरे को पकड़ लिया और बोली, क्यों? मेरा छूना तुम्हें अच्छा नहीं लगता? वो लड़की का टच अच्छा लग रहा होगा ना? देवजीत ने अपनी आंखें गुस्से में बंद कर ली और बोला, तुम्हें जो सोचना है सोच लो। आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। अचानक धारा इमोशनल हो गई और बोली, बट आई वांट टू टॉक टू यू। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, तुम्हें बहुत सारा प्यार करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ फैमिली बनाना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि ये कैसे होगा, बट आई लव यू सो मच देव। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। कोई और लड़की तुम्हें नजर भर कर देख भी ले तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती कि तुम मेरी जगह किसी और को दो। तुम सिर्फ मेरे हो। मैं और नहीं छुपा सकती अपनी फीलिंग्स। पहली मुलाकात से ही तुमने मुझे मुझसे ही चुरा लिया था। देवजीत उसके इस कन्फेशन से शॉक था और खुश भी था, क्योंकि धारा के दिल में भी उसके वाली ही फीलिंग्स थी। अचानक से उसे देवांशी की डिवोर्स वाली डिमांड याद आई और वो अपने दिल की बात होंठों तक ना ला सका। देवजीत कुछ रिएक्ट करता कि धारा उसके सीने से चिपक गई और उसकी कमर पर अपनी बाहें कस दी। वो उसे एहसास कराना चाहती थी कि वो उसकी लाइफ के लिए कितना जरूरी है। देवजीत ने एक बार उसे दूर करना चाहा, बट धारा ने उसकी इस इच्छा को मानने से इनकार कर दिया और उसके सीने से अपना चेहरा चिपका लिया। देवजीत भी अब सब कुछ भूलकर धारा के एहसास को महसूस करने लगा। धारा की इतनी नजदीकी ने उसके दिल के अंदर न जाने कितने नए इमोशंस भर दिए थे। थोड़े टाइम बाद धारा ने देवजीत को अपनी गिरफ्त से आजाद किया। आगे क्या होगा? देवजीत और धारा के रिश्ते का सच जानकर धारा के घर वाले क्या करेंगे? क्या धारा अपने रिश्ते को बचाने में कामयाब हो पाएगी? सच सामने आने पर देवांशी क्या करेगी? देखिए इस कहानी के अंतिम भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो चल गई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अंतिम भाग में। टिल देन बाय बाय।